ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है ना, ये क्या कंसर्न है? तो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं हो, क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है, बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। लेकिन कुछ कंसर्न ऐसे हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करते नहीं है, और इन्हें कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्या आपने ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हो? गिव मी एग्जांपल्स। लेट मी एक्सप्लेन द फर्स्ट वन, ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न क्या करता है? वो एक जगह से गुड्स परचेस करता है और दूसरे को गुड्स सेल करता है ना, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। उनका काम क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख करके सेल करते हैं। A business concern established with an object of earning profit by selling goods is known as trading concern. It is also called as commercial organization or profit making organization. तो इसे commercial organization बोला जाता है। ठीक है ना, तो इनका जो मेन ऑब्जेक्ट है ये क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। बट जो नॉट प्रॉफिट कंसर्न है उनका नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट, है कि नहीं? तो वो क्यों एस्टेब्लिश हुए हैं? फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी, समाज कल्याण के लिए कुछ सेवा प्रदान करनी है। ऐसा आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गरीबों की मदद करते हैं, कुछ डोनेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्री प्लांटेशन करते हैं, या स्पोर्ट्स सिखाते हैं, बच्चों को ड्राइंग सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही नॉमिनल रेट पे सिखाते हैं, कम पैसे में सिखाते हैं। कम पैसे लेने का मकसद क्या होता है? कम से कम उनका जो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो और लोगों को सेवा देते रहे, सर्विस प्रोवाइड करते रहे, इसके लिए वो चलाते हैं। इसमें वो लोग कोई प्रॉफिट कमाते नहीं है ना। एन ऑर्गेनाइजेशन may be formed for promoting a useful object like art, science, sports, culture, charity, profession, etc. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोगों के बेनिफिट के लिए, समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कभी, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई, है ना, रोटरी क्लब, ये क्या करता है? या दूसरा है लायंस क्लब। ऐसे जो क्लब है या ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ नॉमिनल रेट। जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब होगा तो आपसे नॉमिनल फीस चार्ज करके आपको स्पोर्ट्स सिखाएगा, ताकि वो चाहता है उस स्पोर्ट्स का क्या हो, डेवलपमेंट हो, है ना। हॉकी है, क्रिकेट है, या कोई भी हमारा जो डोमिसाइल गेम है ना, खो खो, कबड्डी, आपने देखा होगा, ऐसे वो सिखाते हैं जिसका पेमेंट वो बहुत ही कम लेते हैं या ना के बराबर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ चैरिटी के लिए, प्रोफेशन के लिए, ऐसे जो वर्क करते हैं जिसमें सर्विस प्रोवाइड किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट, उसे ही बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। जैसे हमारे स्कूल या कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब, है ना, ऐसे बहुत सारे रहते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हें बोला जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। देन वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग गुडविल। डिटेल में डिस्कशन हुआ था गुडविल के बारे में। गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। पहली बात, ये एसेट क्यों है? क्योंकि गुडविल का मार्केट वैल्यू होता है, नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैव मार्केट वैल्यू। आप अपने कंपनी के नाम को, फर्म के नाम को क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और इसको सेल करने से आपको वैल्यू क्रिएट होता है, आपको पैसे मिलते हैं, इसलिए ये एक एसेट है। लेकिन इंटेंजिबल क्यों है? क्योंकि गुडविल एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, मतलब ये एक नेम स्प्रेड का काम हो रहा है यहाँ पर। आप इसको देख नहीं सकते, यू कैन नॉट टच इट, ठीक है ना, ओनली यू कैन फील इट। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत फेमस है, कैसा है, बहुत फेमस है। ठीक है, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में हम क्या करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं। और दूसरा, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये कैसा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट। प्रॉफिट और लॉस ये एकदम क्लियर है। जब आपका इनकम ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है, हम उसे, उसके डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं। जब आपका एक्सपेंस ज्यादा होता है, इनकम कम होता है, उसके डिफरेंस को हम लॉस बोलते हैं। टेल मी व्हाट इज इनकम? व्हाट इज इनकम? ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल आपको बोल रहा हूं और आपको मुझको उसका आंसर देना है। फॉर एग्जांपल, जो श्याम है, श्याम को
एक गुड्स सेल करना था और उसने 5000 रुपीज का गुड्स सेल किया। कितने का गुड्स सेल किया? 5000 रुपीज का। ठीक है, अब उसका जो कॉस्ट था, श्याम ने उस गुड्स को खुद परचेस किया था 6000 रुपीज में। कितने में परचेस किया था? 6000 रुपीज में। और सेल कितने में किया? 5000 रुपीज में, कम में सेल किया। तो मुझे आप बताइए कि श्याम की इनकम कितनी है? व्हाट इज द इनकम ऑफ श्याम? तो इसका आंसर ये है कि जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसको सेल करने से जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो पैसा हमें मिलता है, वो इनकम होती है। तो इस एग्जाम्पल में शाम को 5000 रुपीज मिले, तो 5000 क्या है? इनकम है। और शाम का एक्सपेंस क्या है? 6000, क्योंकि उसने उसको परचेज किया था 6000 में। तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस माइनस इनकम। व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर एंड इनकम इज लेस, वी हैव लॉस। तो 1000 रुपीज क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या बता दिया? इट इज द इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, यूजुअली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। तो रेवेन्यू तो मतलब क्या हो जाता है? जो भी इनकम जनरेट होती है इससे रेवेन्यू बोलते हैं। बट नॉर्मल सेंस ऑफ बिजनेस में हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर? जो एक्टिविटी आप हमेशा करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप आपका कुछ गुड सेल करने का बिजनेस है, तो आप सेल से जो पैसे कमाते हो उसे रेवेन्यू बोला जाएगा। बट साथ ही साथ आपका एक प्लॉट एम्प्टी है, आपने उसे रेंट पे दे दिया, उससे रेंट भी मिल रहा है। तो क्या ये आपका रियल बिजनेस है? प्लॉट को रेंट पे देना नहीं, आपका बिजनेस है गुड्स को सेल करना, है कि नहीं? तो जो रेंट जनरेट होगा उसे हम रेवेन्यू बोलेंगे नहीं। हाँ, वो इनकम का पार्ट होगा, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। बराबर है। नेक्स्ट इज असेट, लायबिलिटी एंड नेटवर्क। पहले हम असेट के बारे में बात कर लेते हैं। असेट मतलब प्रॉपर्टी जो होता है बिजनेस का, उसे हम असेट बोलते हैं। ठीक है ना? एग्जांपल में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, पेटेंट्स, ये सब क्या होते हैं? असेट होते हैं। तो असेट को बाइफरकेट किया देखो, फिक्स्ड असेट, या उसे और बोले तो नॉन करेंट असेट भी बोल सकते हैं। फिक्स्ड असेट ऐसा होता है जिसे हम लॉन्गर पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बराबर है। तो जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल एटसेट्रा। करंट एसेट क्या होता है? जिसका बेनिफिट लेस देन अ ईयर, एक साल से कम पीरियड के लिए हमें मिलता है। जैसे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना? असेट विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली। आप उसे कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसा जो असेट होता है जो बार बार चेंज होता रहता है कि नहीं? आज कैश 5 लाख रुपीज है, किसी को पे कर दिया तो कम हो जाएगा, कल किसी और ने हमें पे कर दिया तो ज्यादा हो जाएगा। तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम इसे करंट बेसिस के लिए ही कंसीडर करते हैं, हेंस इट इज नोन एज करंट एसेट। तो डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है। इसमें से कुछ आइटम्स हो सकता है जैसे बिल्स रिसीवेबल वगैरह आपको पता ना हो, लेकिन हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस का मतलब ही होता है बनावटी, नकली, जो रियल में असेट नहीं हो। ठीक है। दीज असेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजीशन और प्रॉपर्टी। हमारे पास इनका कोई पोजीशन होता नहीं है। दे आर इमेजिनरी एसेट। कौन से एसेट? इमेजिनरी, मतलब बनावटी हैं, आपके इमेजिनेशन से आए हुए हैं। बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। अगर आप उसे मार्केट में बेचें तो आपको कोई वैल्यू रियलाइज होगी नहीं। लाइक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, लाइक एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 4 ईयर। आपको मैंने ऊपर ही बता दिया कि जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम पे कर रहे हैं, इन रियलिटी उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो वो कौन सा एसेट है? फिक्टिशियस एसेट। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या बताया था? कोई कर्जा आपके ऊपर है जो पे करना बाकी है, उसे क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं। एग्जांपल, लोन टेकन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फिक्स्ड लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो हमको एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए होती है। मतलब जैसे बैंक से आपने लोन लिया 10 ईयर्स के लिए, तो उसका पेमेंट आपको 10 साल तक धीरे धीरे करना है ना? तो ये फिक्स्ड लाइबिलिटी हो गई। लेकिन ऐसी लाइबिलिटी जो आपको शॉर्ट टर्म में पे करनी पड़ती है, जैसे अपने सप्लायर को पैसा देना है, क्रेडिटर्स को, या बिल्स पेबल का पैसा 1-2 महीने में देना है, सैलरी
वेजेस कुछ भी बाकी रह गया, आउटस्टैंडिंग लाइट बिल बाकी रह गया है, टेलीफोन का चार्जेस बाकी रह गया है, तो ये हमको विद इन ईयर पे करना होता है, इसलिए उसे बोला जाता है करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है नेटवर्थ। नेक्स्ट टर्म इज नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। नेटवर्थ किसे बोलते हैं? तो नेटवर्थ का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस प्लस रिजर्व। रिजर्व मतलब जो हमारा कैपिटल था उसके साथ साथ जो हमने अपने बिजनेस में पैसे बचाए हैं, है कि नहीं, हमारा प्रॉफिट जो हमने बचा के रखा है उसे ऐड कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं नेटवर्थ। क्या बोलते हैं? नेटवर्थ। वापस से सुनो, जो हमारा क्या है, कैपिटल है ना, जिसे ओनर्स इक्विटी बोला जाता है या कैपिटल, प्लस आपको उसमें क्या करना है, रिजर्व, है ना। कैपिटल प्लस रिजर्व क्या बनेगा आपका? नेटवर्थ बनेगा। मतलब आपका पैसा कितना बिजनेस में लगा हुआ है उसे बोलते हैं नेटवर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कितना पैसा बिजनेस में लगा है, कैसे लगा हुआ है। जैसे देखो, इफ अ कैपिटल of a business is rupees 4 lakh and creditors is 2 lakh, हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स तो हमारी लायबिलिटी रहती है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। ठीक है ना, उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या चीज है, देखो, कैपिटल ऑफ बिजनेस कितना है, 4 लाख, और क्रेडिटर्स कितना है, 2 लाख। तो यहाँ पर आपका जो नेटवर्थ होगा आप क्या कर दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे। तो 4 लाख माइनस 2 लाख कितना आएगा, 2 लाख। तो 2 लाख हमारा क्या है, नेटवर्थ है। 2 लाख हमारा क्या है, नेटवर्थ है। ठीक है, इसमें देखो क्या बताया, इसमें असेट के बारे में बताया। टोटल असेट कितना है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, 2 लाख प्लस 4 लाख, असेट कितना है, 6 लाख। दूसरा, इफ द टोटल असेट्स आर 1,50,000 एंड आउटसाइडर लायबिलिटी एज 50,000, अगर टोटल असेट कितना है 1,50,000 और बाहर की लायबिलिटी कितनी है 50,000, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर असेट माइनस कैपिटल, है ना। तो यहाँ पर आपको आंसर कितना मिलेगा, आपका जो क्रेडिटर्स है आउटसाइडर लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1 लाख। Next, if the total asset of the business are 5 lakh and outside liability is 2 lakh, अगर हमारा asset 5 लाख है और बाहर वालों की liability कितना है, 2 लाख, है ना। तो आप क्या करोगे, asset माइनस liability, 5 लाख माइनस 2 लाख, कितना बचा, 3 लाख। तो 3 लाख आपका क्या है, कैपिटल, जिससे हम बोलते हैं नेटवर्थ। गॉट इट एवरीवन? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में यहाँ पे समझ रहे हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो अभी अकर हुई नहीं है, बट देयर आर चांसेस कि हो सकता है फ्यूचर में ये लायबिलिटी अकर हो, है कि नहीं। अभी हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं है लेकिन ऐसा हमें लगता है। एक एग्जांपल, जैसे सपोज कोई वर्कर हमारे फैक्ट्री में काम कर रहा था और काम करते करते अचानक मशीन में उसका हाथ चला गया, है ना। तो एक्सीडेंट हो गया, हम उसे हॉस्पिटल लेकर के गए, उसका जो भी दवा पानी का खर्चा है हमने किया, और हमने बोला कि चलो हमारे फैक्ट्री की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया है तो क्यों ना उसे एक हम कॉम्पनसेशन दे। हमने 50,000 रुपीज का कॉम्पनसेशन दिया। कितने का दिया, 50,000 रुपीज का। बट जो वर्कर है ना, वर्कर बोलता है कि नहीं, ये 50,000 से क्या होता है, मेरे को 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन चाहिए। कितने का, 5 लाख रुपीज। बोलता है मेरा हाथ गया, अब मैं काम करने लायक नहीं रहा, कम से कम 5 लाख रुपीज तो मुझको चाहिए। तो हमने बोला कि नहीं, जितना कॉम्पनसेशन होता है उतना आपको दिया गया। उसने बोला मैं कोर्ट में केस करूंगा। अब कोर्ट में केस चल रहा है, अब कोर्ट में केस चल रहा है, अगर केस हम जीते तो हमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर केस वो वर्कर जीत गया तो हमें 4,50,000 और पे करना पड़ेगा। तो ये जो 4,50,000 और पे करना है, इट डिपेंड अपॉन केस। केस हम जीतते हैं या हारते हैं। हम हार जाएंगे तो पे करना पड़ेगा, जीत जाएंगे तो नहीं पे करना पड़ेगा। तो क्या ये हमारी लायबिलिटी अभी है, नहीं, अभी लायबिलिटी नहीं है। इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। वो बाद में हियरिंग्स के बाद पता चलेगा कि कोर्ट में ये जो केस चल रहा है किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है कि वर्कर के हाथ में। अगर हम हार गए तो हमको पे करना पड़ेगा।
अगर हम जीत गए तो हमें पे करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी लायबिलिटी को बोला जाता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या बोला जाता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। कमिंग अप विथ अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल। ये जो आप अकाउंटिंग करते हो उसमें कौन से प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, आप कैसे अकाउंटिंग करेंगे, तो उसको सीखने के लिए कुछ कंसेप्ट इसके अंदर बताए गए हैं। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। Accounting is means of communicating the result of business operations to various parties interested in or connected with the business, with the owner, creditor, investor, banks and financial institutions, government and other agency। इनका बोलने का मतलब क्या है? अकाउंटिंग होता क्या है? हम कन्वर्ट कर रहे हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इनटू लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब हमारा रिकॉर्डिंग पैटर्न ऐसा है ताकि सभी को समझ में आए। सभी को कौन? उसमें हमारा ओनर आ गया, क्रेडिटर आ गया, इन्वेस्टर आ गया, बैंकर आ गया, फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट है या अदर एजेंसीज, उन सबको समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में हम लिखते हैं। हेंस इट इज राइटली कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद बिजनेस बट आल्सो विद एवरीबॉडी। सबके साथ है। हु इज इंटरेस्टेड इन कीपिंग एन अकाउंट ऑफ द मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। जो भी पैसे का हिसाब किताब रखना चाहता है, अकाउंटिंग वो सभी के लिए है। Generally, the term accounting refers to the financial accounting, bookkeeping and accountancy is an art of recording. Bookkeeping और accountancy क्या है? It's a art of recording, classifying and summarizing transaction of business concern in a systematic manner। तो ये definition में हमने पहले ही देख लिया था। ठीक है। अभी importance क्या है? किसका इंपॉर्टेंस देख रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट। ये लिखते समय आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है और उन बातों को ध्यान में रख करके फायदा क्या होगा? तो पहला है, आपका जो अकाउंटिंग आप करोगे वो क्या हो जाएगा? रिलायबल हो जाएगा। रिलायबल मतलब विश्वसनीय, लोग उसका विश्वास करेंगे। नंबर 2, यूनिफॉर्मिटी, मतलब सिमिलैरिटी आएगी। ऐसा ही अकाउंटिंग सब फॉलो करेंगे तो सबका बुक्स हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं इजीली। अदरवाइज सब अपने अपने ढंग से करेंगे तो चेक करने में बहुत दिक्कत होगी। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए जरूरी है। फिर है जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट। जो मेजरमेंट टूल हम यूज करते हैं, जैसा मेजरमेंट हम करते हैं वैसा बाकी सब भी करें, तो ये जनरली एक्सेप्टेड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी कंपेरेबिलिटी आ जाएगी। तो यूनिफॉर्मिटी ये भी जरूरी है, सबका सेम होना चाहिए। दूसरा, जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पर जो मेजरमेंट किया जा रहा है वो जनरली सबने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल। सभी को सही और करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है। वैलिड एंड एप्रोप्रिएट एजम्पशन। जहां पर हम कहीं कहीं पर जो हमको पूरा इंफॉर्मेशन जब नहीं मिलता है अकाउंटिंग के वक्त, तो हम क्या करते हैं? जनरल एजम्पशन लेते हैं। तो वो जनरल एजम्पशन क्या है जिसे आपको भी ध्यान रखना है, वो इसमें बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंस है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आर, पहला है देखो बिजनेस एंटिटी। फर्स्ट क्या है? बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी क्या है? दिस कंसेप्ट इंप्लाइज दैट अ बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर और ओनर्स। दैट इज द पर्सन हु सप्लाई कैपिटल टू इट। तो यहां पर बता दिया गया है कि ओनर अपने बिजनेस से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आबा बाबा लिमिटेड। क्या नाम रखा मैंने? आबा बाबा लिमिटेड। अब मैं कौन हूं? मैं ओनर हूं और मेरा बिजनेस क्या है? आबा बाबा लिमिटेड। तो मुझे बताइए, क्या मैं और मेरा बिजनेस एक ही हो गए? नहीं, बोथ आर सेपरेट एंटिटी। बोथ आर सेपरेट एंटिटी, है कि नहीं? तो जो आबा बाबा लिमिटेड है उसे बोला जाएगा बिजनेस एंटिटी। क्या बोला जाएगा? बिजनेस एंटिटी। और मैं कौन हूं? मैं इंडिविजुअल हूं, मैं ओनर हूं। मैं पैसा लगाता हूं बिजनेस में, तो मतलब क्या वो मेरा ही पैसा है? नहीं, अब वो पैसा किसका हो गया? बिजनेस का। जब ये बिजनेस बंद होगा तो वो पैसे मुझे वापस लौटाएगा। तो एक हिसाब से बिजनेस ने, आबा बाबा लिमिटेड ने मुझसे ये अमाउंट बोरो किया है, एक हिसाब से, हाँ, समझने के लिए। तो मैंने जो कैपिटल आबा बाबा लिमिटेड को दिया, बिजनेस को दिया, बिजनेस ये अपने पास रखेगा, उसे ग्रो करेगा। और अगर ऐसा केस हुआ कि बिजनेस बंद हो रहा है
तो वो सारे असेट को बेच करके मेरा पैसा मुझे रिटर्न करेगा। समझ में आया? तो मैं अलग हूं, मेरा बिजनेस अलग है। इसी को बोला जाता है एंटिटी कंसेप्ट। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। और इसी के लिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखे जाते हैं वो मेरे हिसाब से नहीं लिखे जाते, बिजनेस के हिसाब से लिखे जाते हैं। मेरे घर में क्या हो रहा है वो मैं बुक्स में नहीं लिखूंगा, बिजनेस में क्या हो रहा है वो मैं बुक्स में लिखूंगा। ठीक है? एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू बुक्स ऑफ अकाउंट को लिखा जाता नहीं है, बिजनेस के हिसाब से लिखा जाता है। हेंस द बिजनेस इज अ लायबल टू ओनर फॉर द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम और हर। तो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी आ जाती है कि मैंने जो उसे कैपिटल दिया है 10 लाख रुपए, जब वो बिजनेस बंद हो जाएगा वो पैसे मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे। तो इसी के लिए जो कैपिटल होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी, कर्ज होता है। किसका कर्जा? ओनर का कर्जा, ओनर ने दिया हुआ है। तो बिजनेस का ये फर्ज बनता है कि जब बिजनेस बंद होगा तब वो पैसा अपने ओनर को रिटर्न करेगा। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया ना? तो सिंपल फैक्ट यहाँ पर यही समझना है कि मैं मेरे बिजनेस से अलग हूँ। मैंने जो पैसा बिजनेस को दिया है तो हम किसके बुक में लिखेंगे? मेरे बुक में कि बिजनेस के बुक में? बिजनेस के बुक में। तो बिजनेस के लिए वो पैसा क्या हो गया? लायबिलिटी। जब बिजनेस बंद होगा तो वो पैसा अपने ओनर को रिटर्न करेगा। ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बता दिया, सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन ही आप क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। आपका खुद का पर्सनल कोई आपने ट्रांजेक्शन किया होगा, घर का कोई मशीन बेच दिया, असेट बेच दिया, पैसा लेकर के आए, है ना, ये सब कुछ रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। बिजनेस के साथ क्या हुआ उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। बट देयर ट्रांजेक्शन with the business, such capital contributed to the business or cash withdrawn from the business for the personal use will be recorded in the books of account. तो अगर ओनर कुछ पैसा देता है तो उसको कैपिटल के हिसाब से लिखा जाएगा। ओनर कुछ पैसा विड्रॉ करता है तो उसे ड्रॉइंग के हिसाब से लिखा जाएगा। ठीक है? इट implies that the business itself owns assets and own liability. तो हमारा जो बिजनेस है उसके खुद के नाम पे असेट और लायबिलिटी होता है। जो आबा बाबा लिमिटेड है ना, जो पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड होगा उसके नाम पे होगा, कंप्यूटर्स होंगे उसके नाम पे होगा। तो वो खुद ओनर है अपनी प्रॉपर्टी का, वो खुद ओनर है। मैं ओनर नहीं हूं, मैंने तो पैसा बिजनेस को दे दिया। ठीक है? हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिस एंड हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर द रेसिडेंस। यहाँ पर क्या दिया? एग्जांपल दिया है कि किसी पर्सन ने क्या किया, अपनी आधी बिल्डिंग को बिजनेस बना दिया और आधा जो प्रीमाइसेस है उसको खुद के लिए रखा है, ऑफ द प्रोप्राइटर। द टोटल रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज 50,000 और जो रेंट पे करना पड़ता है बिल्डिंग का 50,000 पे करना पड़ता है। तो बिजनेस के अकाउंट में कितना लिखेंगे? 25,000 ही लिखेंगे, क्योंकि बाकी का जो आधा है वो कौन यूज करता है? प्रोप्राइटर यूज करता है। वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि वो क्या हो गया? पर्सनल हो गया। क्या हो गया? पर्सनल हो गया। गॉट इट एवरीवन? तो बिजनेस एंटिटी का शॉर्ट में आपको मीनिंग बता दिया जाए तो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर से बिजनेस अलग होता है, उसकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, एंटिटी होती है। और जब ओनर पैसा देता है बिजनेस को तो वो पैसा बिजनेस के लिए क्या हो जाता है? लायबिलिटी हो जाता है ना, कैपिटल के नाम पे लायबिलिटी, क्योंकि जब बिजनेस बंद होगा उसे वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। गॉट इट?